Hello and welcome to the News Academy of Commerce and Maths. Hi, I am अजिंक्य चांदेकर और अब हम लोग अपने ICDR वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने अपने ICDR के बेसिक टॉपिक्स को कवर कर लिया था। ICDR होता क्या है, ICDR में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, ICDR के डेफिनेशंस क्या होते हैं। तो हम लोगों ने सेक्शन 2 ICDR रेगुलेशन नंबर 2 डेफिनेशंस तक हम लोगों ने अपने सारे टॉपिक को कवर कर लिया था। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, बट बिफोर गोइंग फर्दर वी नीड टू रिवाइज अवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले हम उसे रिवाइज कर लेते हैं क्विकली और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आईसीडीआर में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था आईसीडीआर का फुल फॉर्म। आईसीडीआर के फुल फॉर्म में इशू होता है सबसे पहले। आई मीन्स इशू, और इशू ऑफ व्हाट। इशू मतलब क्या होता है? इशू इज अ टाइप ऑफ सेल। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहली बात तो ये होती है कि इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ये हमारा फुल फॉर्म होगा। उसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है हमारा इशू। एंड व्हाट इज इशू? इशू मतलब हम लोगों को पता होगा, हम लोग इसको एज ए सेल वर्ड यूज कर सकते हैं। मतलब हम लोगों ने कुछ न कुछ बेचना होगा। अब क्या क्या बेचना होगा? दैट इज कैपिटल। अब कैपिटल में क्या क्या हो सकता है हमारे टॉपिक में? कैपिटल मतलब यहाँ पर होता है हमारे शेयर्स होते हैं, या हमारे डिवेंचर्स हो सकते हैं, या हमारी सिक्योरिटीज हो सकती हैं, या फिर हमारे आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हो सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जो कंपनी सेल करेगी, एंड दैट इज फॉर द मनी। अब यहाँ पर जो कंपनियां इशू करने वाली हैं वो मनी के लिए करने वाली हैं, एंड दैट इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। अब ये जो हम लोगों का डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मीन्स पता है अपने को शो करना, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है इशू से रिलेटेड। कैपिटल इशू करते समय हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ये हमें हमारा रेगुलेशन बताता है। अब इसके अंदर हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें और देखी थी कि हमारे पास कितने प्लेटफॉर्म्स होते हैं। मैं बस इंपॉर्टेंट चीजों को ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग कि प्लेटफॉर्म्स कितने होते हैं हमारे पास। कुछ टॉपिक हमने पढ़ा था कि कुछ प्लेटफॉर्म्स अलग अलग टाइप के होते हैं। 3 टाइप के प्लेटफॉर्म्स होंगे हमारे पास। एक प्लेटफॉर्म होता है मेन बोर्ड का, एक प्लेटफॉर्म होता है हमारे पास SME का, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, और एक होता है IGP का, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो ये 3 टाइप के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। और जो शुरू के 2 प्लेटफॉर्म्स दिख रहे हैं हमें, ये 2 प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं आपके एप्लीकेशन साइज के ऊपर डिपेंड। ठीक, अगर बहुत बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं, आप अगर एक बड़े एंटरप्राइजर्स हैं तो आप बड़े एंटरप्राइजर्स होंगे तो आप मेन बोर्ड के थ्रू इशू करेंगे। और अगर आप स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं तो फिर आपको थोड़ी सी कम फॉर्मेलिटीज के साथ आपको इशू करना पॉसिबल होगा और आप SME के अंदर इन्वॉल्व होंगे। और जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं या फिर कुछ स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज होती हैं, ऐसे कंडीशन में आपको IGP का एक न्यूली अमेंडेड प्लेटफॉर्म मिलता है। पहले इसको ITP बोला जाता था, बट अब आज के डेट में इसको क्या बोला जाता है? IGP, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। नाम से ही समझ में आता है हमें इनोवेटर्स के लिए, कुछ स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज के लिए, कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर्स के लिए हमें ये सारी चीजें अलाउड होंगी, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब इनमें भी हमें समझ में आता है कि मेन बोर्ड में हम क्या क्या कर सकते हैं। मीन्स जब हमें पैसे, मनी चाहिए होगा, मनी इन वे ऑफ कैपिटल जब हमें चाहिए होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें किसी न किसी से वो मनी उधारी में लेने होते हैं, क्रेडिट में लेने होते हैं। तो क्रेडेंशियली अगर हमें मनी चाहिए होगा तो हम लोग किन किन से पैसे मांग सकते हैं? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बैंक, बिकॉज बैंक इज एन एक्सटर्नल पार्टी, और बैंक से हम लेते हैं तो वो लोन होता है, और यहाँ पर लोन की बात नहीं कर रहे हैं हम कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द इंटरनल फंड गिवन बाय आवर ओनर्स। तो एक तरीके से ये सब ओनर है हमारे जो हमें पैसे देने वाले हैं। और तो कौन कौन दे सकता है? तो एक तरीका था अदर देन बैंक, एक्सटर्नल लोन से हम पैसे मांगेंगे, तो वो कौन होते हैं हमारे लिए? पब्लिक। पब्लिक तो अभी तो हमारे लिए एक्सटर्नल है, लेकिन जब वो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे एज एन ओनर, जब हमारे एज ए कैपिटल, तो हमारे लिए वो ओनर बन जाएंगे। अब पब्लिक को जब इशू किया जाता है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक IPO होता है और एक FPO होता है। व्हाट इज IPO एंड व्हाट इज FPO हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इतना याद रखना है बस कि जब हम अनलिस्टेड थे और हमें इशू करना है तो हम लोग अब इशू के साथ साथ हमें एक और फॉर्मेलिटी को पूरी करनी होगी कि हमें लिस्टेड होने के लिए फॉर्मेलिटीज भी करनी है। तो जब हम लोग इशू और लिस्टेड एक साथ करने की सोचते हैं तो वो क्या होता है? हमारा IPO। अब जब हम लोग एक बार ऑलरेडी IPO ला चुके हैं, मतलब हम ऑलरेडी लिस्टेड हो चुके हैं, अब हम लोग आगे वी आर अलाउड टू इशू फर्दर शेयर्स। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? तो FPO में, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। फुल फॉर्म देखा जाए तो दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एंड इसका होगा फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। दूसरा, हम और किसे इशू कर सकते हैं? तो हम अपने ही शेयर होल्डर्स को इशू कर सकते हैं। अगर हमें शेयर होल्डर्स को इशू करना होगा तो ऐसे शेयर्स को क्या बोला जाता है? तो वो होता है हमारे लिए राइट इशू। ओके, नेक्स्ट होता है हम लोग, अच्छा एक और होता है बोनस इशू। बस बोनस इशू की बात मैं यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि बोनस इशू के केस में हमारे पास कोई कैपिटल नहीं आएगा। बट क्योंकि
और मैंने जो स्टार्ट ही किया था कि हमें जब फंड की जरूरत होगी उसके लिए हम इशू कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने अभी बोनस को आउट ऑफ स्टॉक रखा है। बट मेनली हम लोग अपने शेयर होल्डर को इशू करते हैं तो वो दो तरीके से, या तो फ्री में दैट इज बोनस इशू, या फिर उनके बदले कुछ चार्ज लिया जाएगा दैट इज राइट इशू। नेक्स्ट इज हम लोग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को भी, जो हमारी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज होती है, हम लोगों ने एक लिमिट के बेस पे देखा था कि कोई इंडिविजुअल भी क्यूआईबी हो सकता है या फिर कंपनीज भी क्यूआईबी हो सकती है, उनके लिए लिमिट के बेसिस पे क्यूआईबीज जो होती है, तो क्यूआईबी जो भी होगा उन क्यूआईबीज को अगर हमारी कंपनी इशू करना चाहती है तो वो कौन होंगे हमारे, मतलब कौन सी कैटेगरी मानी जाएगी, वो क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल्स माने जाएंगे। हम लोग अपने रिलेटिव्स को भी इशू कर सकते हैं या हम लोग अपने क्लोज रिलेटेड फ्रेंड्स को भी इशू कर सकते हैं। जब ऐसे कंडीशन में हमने इशू किया होगा तो इसको बोला जाता था प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाता था। ठीक, अब यही प्राइवेट प्लेसमेंट अगर हम लोगों ने क्यूआईबीज को किया दैट इज क्यूआईपी हो जाता था। अगर यही प्राइवेट प्लेसमेंट अगर हमने इनके अलावा किसी अदर्स को किया तो वो हमारे लिए क्या बन जाता था, प्रेफरेंशियल इशू हो जाता था। क्लियर है? तो ये सारे टॉपिक्स हमें देखने को मिलेंगे हमारे इशू के केस में। हम लोग इशू करेंगे तो इन इन वेज में इशू कर सकते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो एसएमई में भी होंगे और आईजीपी में भी अलाउेबल होंगे, बट मेनली ये सारे टॉपिक्स थे। हम लोग को पहले इनको क्लियर करना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे हमारे, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे हमारे इस चैप्टर के अंदर। वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक और थी जो हम लोग को बताती हैं कि व्हाट इज एनआईआई, है ना। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या, जो बड़े बड़े, हम लोगों ने शॉर्ट में याद किया था, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिटेल मतलब होते हैं छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, मतलब जिनका अमाउंट सिर्फ 2 लाख तक का एप्लीकेशन साइज होता है, वो होते हैं रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और जो होते हैं अदर्स कैटेगरी के आ जाते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स जो ना बड़े बोले जाएंगे ना छोटे बोले जाएंगे, तो वो कौन से हो जाएंगे हमारे लिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ऐसे हम लोगों को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में भी पढ़ना था। कुछ हम लोग को एक और चीज याद रखनी है कि डीओडी डिमांड ऑफर ड्राफ्ट क्या होता है, ऑफर ड्राफ्ट क्या होता है, लेटर ऑफ ऑफर क्या होता है, ये सारी चीजें हमें याद रखनी थी। कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। अब इनमें डीओडी क्या था, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है, और लेटर ऑफ ऑफर क्या होता है। दोनों का मतलब एक ही है, ये दोनों के दोनों वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स के ही नाम है, बट दोनों में डिफरेंस क्यों है। एक डॉक्यूमेंट बस, अच्छा दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स क्यों, डॉक्यूमेंट्स किसको दिए जाते हैं, तो दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स सेबी के पास ही जाएंगे। बट डीओडी कब जाएगा, जब हम लोग पब्लिक इशू के अंदर होंगे, और एलओएफ कब जाएगा, जब हम लोग राइट इशू के अंदर होंगे। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि पब्लिक इशू एंड राइट इशू आर अ वेरी डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट एरिया। तो क्या होता है कि हम लोगों ने पब्लिक को इशू किया, पब्लिक एट लार्ज, हम लोग पब्लिक को जानते नहीं है, पब्लिक हमें अच्छे से जानती नहीं है, हम लोग पब्लिक को इशू कर रहे हैं, तो हमें उनके बिहाफ में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत ज्यादा कंडीशंस क्राइटेरियाज होते हैं। बट इन केस ऑफ शेयर होल्डर, हम लोग जब अपने शेयर होल्डर को इशू कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स हमारे बारे में सब जानते हैं, वो हमारे कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब इफ दे वांट टू ऐड मोर फंड इन अवर कंपनी, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग राइट इशू के थ्रू उन पे इशू करेंगे, बट थोड़े से प्रोविजंस हमारे लिए कम होंगे, क्योंकि हम लोग को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि वो हमारे ऑलरेडी शेयर होल्डर्स, उन्हें उनके ऊपर प्रोस्पेक्टस के लिए खर्चा करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मतलब एक वेस्ट ऑफ मनी होगा, क्योंकि वो हमारे बारे में ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, दे आर द इंटरनल पर्संस ऑफ आवर कंपनी। सो उनके लिए अब हम लोग प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते हैं, तो उनके लिए अलग क्राइटेरियाज होते हैं, अलग प्रोस्पेक्टस होते हैं, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज अलग है, तो डॉक्यूमेंटेशन के नाम भी अलग होते हैं। तो हम लोग ने जब पब्लिक इशू किया तो आपके नाम होते हैं डीओडी, और जब हमने राइट इशू किया होता है तो हम लोग के लिए होता है एलओएफ। डीओडी मीन्स ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, एलओएफ मीन्स ऑफर डॉक्यूमेंट, लेटर ऑफ ऑफर सॉरी। और एक होता है ऑफर डॉक्यूमेंट, ये होता है ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमने आरओसी को जमा किया होगा। अब हमने एसएबी को जमा किया है तो हम आरओसी को क्यों जमा कर रहे हैं। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के बाद ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब प्रोस्पेक्टस होता है। ओके, एक चीज और, मतलब मेन के बाद मैंने यह बोला कि हम लोगों ने अगर सेबी को जमा कर ही दिया है, हमने अब शेयर इशू के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन हमने सेबी को दे ही दिए हैं, तो हम आरओसी को क्यों जमा करेंगे, क्योंकि वी आर अ कंपनी। अगर हम कंपनी है, कंपनी जब सेटल होती है या फिर रजिस्टर होती है तो उन्हें कौन अथॉरिटी देता है, तो उन्हें देता है कंपनीज एक्ट। तो मतलब कंपनीज एक्ट के बारे में भी हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको भी हमें फुलफिल करना होगा। और जब हम लोग शेयर इशू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो हम लोग एक और एक्ट के अंदर में आ जाते हैं, वो होता है सेबी एक्ट।
तो मतलब सिर्फ कंपनी ने जब मार्केट में आई तो उन्हें कंपनीज एक्ट को फेस करना था, और जब हम लोग इशू करने के स्टेज से आ जाते हैं तो हमें सेबी एक्ट को भी फोकस करना होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास दो अथॉरिटीज आ गई। कंपनीज एक्ट के लिए हमारे पास आ गए आरओसी, और सेबी एक्ट के लिए हमारे पास में आ गई सेबी बोर्ड। तो हमें इन दोनों को एक एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। हम लोगों ने जब सेबी को जमा किया होगा तो वो होता है डीओडी, और अगर हमने आरओसी को जमा किया होगा तो वो हमारे पास होगा ओडी, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, और एक होता है ऑफर डॉक्यूमेंट। और जब सेम टू सेम अगर हम लोग ये पब्लिक इशू के जगह राइट इशू के बारे में बात करने लगते हैं, तो हमने सेबी को जो जमा किया होगा वो होगा लेटर ऑफ ऑफर, और आरओसी के सामने केस में भी होगा लेटर ऑफ ऑफर। क्लियर है? तो ये हमारा क्या था, एक ओवरव्यू है हम लोगों ने अभी तक के क्या इंफॉर्मेशन पढ़ी हुई है। कुछ डेफिनेशंस भी हम लोगों ने जरूर पढ़ी थी जो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है, बट हम लोग उसको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप एक बार लास्ट वीडियो देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो, या फिर आपने इसको देखा नहीं होगा तो आप एक बार लास्ट वीडियो देख लीजिएगा एंड देन आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो हम लोग अपने आगे टॉपिक में आ जाते हैं। तो आईसीडीआर में हम लोगों ने थोड़ा सा क्या देखा था, हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि हमारे पास आईसीडीआर कब आया, 11 सितंबर 2018 को आया। आईसीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, इनमें रेगुलेशंस कितने होते हैं, 301 रेगुलेशंस होते हैं, 20 शेड्यूल्स होते हैं एंड 12 चैप्टर्स होते हैं। ये सारे चैप्टर्स को डिफाइन किया गया है रेगुलेशंस के अंदर, शेड्यूल्स के अंदर। सो हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है कि एक ही जगह बल्क में हम लोग को समझने की जरूरत नहीं होती। हम लोग को अलग अलग चैप्टर्स बनाए दिए जाते हैं, अलग अलग शेड्यूल्स बनाए जाते हैं, ताकि हम लोग क्लैरिफाई कर सकें, क्लासीफाई कर सकें कि क्या चीज़ें अलग अलग हैं, किन चीज़ों के लिए क्या दिया गया है। तो इसलिए हम लोग के पास चैप्टर्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं, तो 12 चैप्टर्स हैं, 20 शेड्यूल्स है और 301 रेगुलेशंस है। और हम लोग को इतने सारे रेगुलेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हैं वो हम लोग को पढ़ने हैं। अच्छा, एक और था हमारे पास एलओडीआर, जो हम लोग हमारे कोर्स में एक और है एलओडीआर, हमें एलओडीआर भी पढ़ना है। और दोनों के दोनों जो होते हैं वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, दोनों के दोनों डिस्क्लोजर के बारे में बात करते हैं। खैर, हम लोग आते हैं अभी आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोग के कुछ डेफिनेशंस हो चुके थे, तो ये है हमारे कुछ डेफिनेशंस इस टॉपिक के। एक बार आप बस चेक कर लीजिएगा। ये डिफरेंस थे हमारे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होते हैं, और अब हम लोग आते हैं अपने रेगुलेशन नंबर 3 में, एप्लीकेबिलिटी। ठीक, एप्लीकेबिलिटी अबाउट व्हाट, हम लोगों ने एप्लीकेबिलिटी को बार बार इनडायरेक्टली बहुत तरीके से पढ़ लिया है, हमें एप्लीकेबिलिटी में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन, हम लोग अपने रेगुलेशन, हमारा जो रेगुलेशन होता है, इस रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन होता है इन द सेंस, हम लोगों का जो आईसीडीआर जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन कब कब और किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा, किन किन सिचुएशन में हमारा रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया है, दिस रेगुलेशन शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग। इन सारे सिचुएशन में जो हम लोगों ने ए से लेके जे तक के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे सिचुएशन में हम लोगों को एप्लीकेबल होगा आईसीडीआर। तो सबसे पहला सिचुएशन क्या होगा, आईपीओ। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि आईपीओ क्या होता है, और मैंने पहले बता दिया कि हम लोग इतने तरीके से इशू कर सकते हैं और हर इशू के केस में हम लोग को आईसीडीआर लगेगा। तो आईपीओ एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर में आईसीडीआर लगेगा। और बाय एन अनलिस्टेड इशूअर, अनलिस्टेड इशूअर की बात क्यों आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने इसके लिए भी बार बार बात की हुई है कि हम लोग अभी लिस्टेड नहीं है, लेकिन हमें अब लिस्टेड भी होना है और इशू भी करना है। तो हम लोग को दो काम एक साथ करने होंगे, लिस्टेड भी होना है और इशू भी करना है। ऐसे कंडीशन में हम लोग कौन होते हैं, हम लोग क्या बन गए, आईपीओ। और अब हमें आईसीडीआर को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट, राइट इशू। राइट इशू भी हमने देखा कि राइट इशू के केस में भी हमें फॉलो करना होता है। बट यहाँ पर एक पॉइंट है कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इशू इज 10 करोड़ और मोर। अगर हमारे एग्रीगेट वैल्यू 10 करोड़ या उसके ऊपर होती है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को आईसीडीआर को फॉलो करना होगा। एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग के केस में भी, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग के केस में हम लोग ऑलरेडी लिस्टेड है, तो हमें अब लिस्टेड होने की जरूरत नहीं है, सीधा इशू कर देना है, तो हम लोग एफपीओ में आ गए। और ऐसे कंडीशन में भी हमें आईसीडीआर लगेगा। प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है वो भी पता है, क्यूआईपी क्या होता है वो भी पता है। आईपीओ इन केस ऑफ आईडीआर ये क्या होता है, ये हम लोग को बस आईडीआर के बारे में नहीं पता, हम लोग इसको देखेंगे कि आईडीआर क्या होता है। बस इतना समझ लो कि आईडीआर इज नॉट अ शेयर, आईडीआर इज नॉट अ डिबेंचर, आईडीआर इज नॉट अ सिक्योरिटी, इज अ ओनली अ रिसिप्ट। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या होता है, आईडीआर क्या होता है, एक रिसिप्ट होती है शेयर्स के बदले में। अभी बस हम लोग इतना ही समझेंगे आईडीआर क्या होता है। अगर आपका आईडीआर पता नहीं है तो बस इतना बता दूं कि आईडीआर क्या होगा, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट।
हम लोग किसी अदर कंट्री के शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं, मतलब हम लोग किसी अदर कंट्री में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो वो कंपनी हमें शेयर्स इशू नहीं करती है, तो शेयर्स के बदले एक रिसिप्ट इशू करती है, जो हमारे पास एक प्रूफ होता है कि हमने उस कंपनी के शेयर्स परचेस किए हैं। सारा ट्रांजेक्शन वैसे का वैसे ही होता है, बस फर्क ये होता है कि हमारे हाथ में शेयर्स नहीं आते हैं, तो हमारे हाथ में शेयर के बदले रिसिप्ट आते हैं। बाकी डिटेल हम लोग आईडीआर के बदले में पॉइंट ऑफ व्यू के समझते समय देखेंगे, बट तब तक के लिए बस यही समझ लो कि आईडीआर प्रॉपरली एक सेम टाइप ऑफ शेयर्स इशू हो रहा है, बस हमारे हाथ में जो आते हैं वो शेयर्स नहीं आते हैं, तो हमारे हाथ में रिसिप्ट्स आती है अगेंस्ट शेयर्स। ओके, राइट इशू इन केस ऑफ आईडीआर। तो हम लोगों ने यही सारे टॉपिक बार बार पढ़े। फिर आईपीओ आ गया, आईजीपी के अंदर हम लोग इशू करते हैं तो क्या, और बोनस इशू करते हैं तो क्या। इन सारे केसेस में हम लोग को कुछ ना कुछ रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, और वो रेगुलेशन कौन सी होती है, तो आईसीडीआर। क्लियर है। अब इनमें एक और चीज आता है आईजीपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, थ्रू एन इशू और विदाउट एन इशू। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आईजीपी हमें यही नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप बिना किसी इशू के भी लिस्टेड हो सकते हो, या फिर इशू के साथ भी लिस्टेड हो सकते हो। अब हर जगह हम लोगों ने क्या देखा था, आईपीओ हो गया, राइट इशू हो गया, ये इशू की बात हो रही थी, बट हम लोग आई केस में अगर देखते हैं तो क्या लिखा है, अ लिस्टिंग ऑन आईजीपी। हम लोग को आईसीडीआर तब भी फॉलो करना होगा जब हमें सिर्फ लिस्टेड होना है। ठीक है, हम लोग को ऐसा अलाउड होता है कि हम लोग सिर्फ लिस्टेड होना चाहते हैं और इशू नहीं करना चाहते, तो भी लिस्टेड होना पॉसिबल है, बट दैट शुड बी पॉसिबल ओनली इन द थर्ड प्लेटफॉर्म, दैट इज आईजीपी, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। मतलब आपको सिर्फ ट्रेड करना है, आप इशू करना नहीं चाहते हो, आप शेयर इशू करना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको लिस्टेड होना है मार्केट में। तो आपको लिस्टेड होने के लिए आईजीपी का सपोर्ट लेना होगा। आईजीपी में आप सिर्फ लिस्टेड हो जाओगे और आप शेयर नहीं इशू करना चाहते तो भी पॉसिबल है। इशू करने से तो कोई रोकेगा नहीं, लेकिन अगर आप बिना इशू के भी जाना चाहते हो तो भी आपके लिए अलाउड होगा, बट ये ओनली किसके अंदर अलाउड होगा, आईजीपी के अंदर पॉसिबल होगा। एंड बोनस इशू तो हम जानते ही हैं, बट भले ही बोनस इशू के केस में हमारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, बट देन ऑल्सो वी नीड टू फॉलो सम रेगुलेशंस। तो वो रेगुलेशंस अभी भी कौन से होंगे, तो आईसीडीआर। क्लियर है। फर्दर, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ राइट इशू, अब ये रेट लिखा हुआ है कि हम लोग का 10 करोड़ या उसके ऊपर का होगा तो हम लोग के लिए एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी अमाउंट लिख दिया था, तो ये ऑलरेडी प्रोविजन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लिखा है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट, कुछ कुछ रेगुलेशंस ऐसे हैं, हम लोगों के कुछ कुछ रेगुलेशंस ऐसे हैं जहां पर ये वाला जो रेगुलेशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेबी, हम लोगों ने सेबी अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन सेबी का जो रेगुलेशन नंबर 9 होता है, उस जगह हम लोगों को ये वाले रेगुलेशन की जरूरत नहीं होगी, मतलब ये उसके लिए बोल सकते हैं एग्जाम्प्ट होगा। ये रेगुलेशन उन रेगुलेशन के ऊपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा जब हम लोग रेगुलेशन नंबर 9 पढ़ते होंगे सेबी का, तो उस कंडीशन पे ये वाला रेगुलेशन एग्जाम्प्ट होता है। क्लियर है। खैर, इसका डिटेल हम लोग सेबी में कवर अप कर सकते हैं, पर तब तक के लिए बस इतना ही समझ लो कि रेगुलेशन जब सेबी का 9 रेगुलेशन होता है, उसमें हमारा ये वाला रेगुलेशन नंबर 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारा रेगुलेशन नंबर 3। तो इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाता है। अब हम लोग अपने चैप्टर, अब मेन हम लोग अपने टॉपिक में एंटर करते हैं, वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमें बता रहा है सिर्फ और सिर्फ आईपीओ के बारे में। हमारे पास कितने ऑप्शन थे, आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ आईपीओ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोगों को इतने सारे टॉपिक को क्लासीफाई करना है स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन इज अबाउट द आईपीओ ऑन द मेन बोर्ड, प्लस क्या, आईपीओ ऑन द मेन बोर्ड। हम लोग के पास 3 प्लेटफॉर्म से हम लोग अभी आ रहे हैं, तो किसमें, सिर्फ मेन बोर्ड। तो हमें यहाँ पर 2 चीजों को फोकस करना है, सिर्फ आईपीओ प्लस मेन बोर्ड। क्या क्या चीजें बची हुई है, इनके तरफ से तो बहुत सारी चीजें बची हुई है, एफपीओ बचा हुआ है, राइट शेयर बचा हुआ है, और क्यूआईपी बचा हुआ है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें बची हुई है। बट इन केस में हमारे पास सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म बचे होते हैं, इसके बाद एसएमई और आईजीपी। तो मतलब क्या, इन सब के अलावा हम लोग सिर्फ अभी क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग को सिर्फ उन 2 चीजों पर फोकस करना है, एक आईपीओ अगर मेन बोर्ड पे करते हैं तो, ठीक। इसके अलावा हमें यहाँ पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत, बाकी चीजों पे फोकस अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आते हैं रेफरेंस डेट। ये क्या होती है रेफरेंस डेट? अगर मैं सिंपल और शॉर्ट लैंग्वेज में बताऊं तो रेफरेंस डेट होती है वो डेट जिस डेट में हमने डॉक्यूमेंट सेबी को जमा की या फिर हमने आरओसी को जमा की। हम लोगों ने एज ए कंपनी एक्ट के फाउंडेशन में आरओसी को कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जमा किए थे, और सेबी एक्ट के फाउंडेशन में हमने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट सेबी को जमा किए थे। तो वो जो डेट होगी ना, जिस डेट में हमने जमा किया, वो डेट कौन सी डेट होती है, तो रेफरेंस डेट होती है। हमने जिस डेट को जमा किया वो कौन सी डेट होगी, वो रेफरेंस डेट होगी।
बस इसी बारे में बात हो रही है हमारे इस टॉपिक के अंदर। बट अब हम लोग अभी आ रहे हैं आईपीओ के टॉपिक में, इसीलिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑफर डीओडी के बारे में बात करनी है, हमें राइट इशू के बारे में बात करनी ही नहीं है। इसलिए हम लोग लेटर ऑफ ऑफर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेटर ऑफ ऑफर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग को अभी सिर्फ किसके बारे में बात करनी है, तो हम लोग को डिमांड ऑफर ड्राफ्ट, सॉरी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट, इन दो के बारे में हमें समझना है बस। तो फाइनली हमारे इस टॉपिक में रेफरेंस डेट क्या होती है, रेफरेंस डेट वो होती है डेट ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद द बोर्ड एंड डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट विद द आरओसी। क्लियर है? बस आप एक बार इसको रीड कर लेंगे तो आपको बस यही मिलने वाला है कि आईपीओ के केस में हम लोग के पास पब्लिक ऑफरिंग के केस में डीओडी होता है एंड ओडी होता है। डीओडी किसके लिए होता है, बोर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए, ओडी किसको होता है, आरओसी को सेटिस्फाई करने के लिए। अब ये चीज हम लोग कहीं ना कहीं और कभी ना कभी तो उनको सबमिट करेंगे, फाइल करेंगे। तो जिस डेट में फाइल करेंगे दैट डेट शैल बी टर्म्ड एज रेफरेंस डेट। सेकंड पॉइंट, एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक आईपीओ। ये भी टॉपिक हम लोग आईपीओ के चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। जब तक हम लोग चैप्टर 2 में हैं तब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, होल सोल पब्लिक ऑफर के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एफपीओ के बारे में भी बात नहीं कर रहे। अब वो एक एडिशनल पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ कि हम लोग 90% टॉपिक जो आईपीओ में पढ़ने वाले हैं वो सारे टॉपिक एफपीओ में भी कवर होंगे एज इट इज। बट फिर भी जब तक हम लोग चैप्टर 2 के अंदर होंगे तब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ आईपीओ पढ़ रहे हैं, एफपीओ के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द एफपीओ टॉपिक एज वेल ओनली। तो आईपीओ के अंदर ऐसी कौन सी कंपनी है जो अब आईपीओ में नहीं आ सकती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला सेक्शन रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक बार पढ़ लिए तो हम लोग को हर बार सेम चीजों को फेस करना पड़ेगा। अगर याद नहीं हुआ तो बार बार याद करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। बट अगर एक बार याद हो गया तो ये हर सेक्शन के लिए, हर चैप्टर के लिए ये कॉमन टॉपिक याद हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी एंटिटीज हैं, कब कब आप आईपीओ नहीं लेके आ सकते हो, तो बस ये मेन हाईलाइट याद रखना, डिबार्ड, विलफुल डिफॉल्टर एंड फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ये 3-4 केसेस में हम लोग की कंपनी इशू नहीं कर सकती, आईपीओ लेके नहीं आ सकती। अब डिबार्ड मतलब क्या होता है, डिबार्ड मतलब होता है कि आपको बैन किया हुआ, इस टाइप ऑफ बैन, आपको बैन किया होगा सेबी ने कि आप शेयर इशू नहीं कर सकते हो। तो ये तो कॉमन सी बात है कि आपको बैन किया है तो आप बैन हो, आप शेयर इशू नहीं कर सकते, दैट इज कॉमन पॉइंट। बट कौन कौन बैन होगा, देखो यहाँ पर क्या है, इशूअर मीन्स क्या, वो कंपनी जो इशू कर रही है, जो इशू करने चाहती है वो कंपनी इशूअर कंपनी। एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर्स, आपकी कंपनी के प्रोमोटर या प्रोमोटर का ग्रुप या डायरेक्टर या सेलिंग शेयर होल्डर, कोई शेयर होल्डर सेल करना चाहता है तो वो सेलिंग शेयर होल्डर इनमें से कोई भी अगर डिबार्ड है तो आपकी कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब एक कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड के अंदर कौन कौन, प्रोमोटर्स का ग्रुप, डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स जो इशू करना चाहते हैं वो शेयर होल्डर्स, इशूइंग शेयर होल्डर्स। सारे शेयर होल्डर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो शेयर होल्डर्स अपने शेयर को आगे इशू करना चाहते हैं उन शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं, लाइक प्रोमोटर्स ऑल्सो। तो ये सारे पर्सन्स में से कोई भी, मान लो सिर्फ यही डिबार्ड है तो हमारी कंपनी शेयर इशू आईपीओ नहीं ला सकती। क्लियर है? इनमें से कोई भी एक पर्सन डिबार्ड है तो आपकी कंपनी आईपीओ लेके नहीं आ सकती। ये हमारा ए बोलता है। बी में क्या बोल रहा था, ए लिमिटेड है बट इसमें बात किसकी हो रही है, प्रोमोटर्स प्लस डायरेक्टर्स प्लस शेयर होल्डर इश्यू। इनमें से कोई भी किसी ऐसे कंपनी का प्रोमोटर है जो कंपनी बी लिमिटेड, मान लो बी लिमिटेड के प्रोमोटर है और बी लिमिटेड खुद डिबार्ड है। अब बी लिमिटेड डिबार्ड है और उस कंपनी में हमारे कंपनी का कोई भी प्रोमोटर इन्वॉल्व है, तो ऐसे कंडीशन में हमारी कंपनी भी आउट ऑफ स्कोप हो गई और वो फिर से आईपीओ अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट में लिखा है, इफ एनी प्रोमोटर, डायरेक्टर, issuer or promoter group or any other company which is debarred from accessing the capital market by the board। तो वो कंपनी, एनी अदर कंपनी में इन्वॉल्व किया है हमने हमारे शेयर्स, हमारे कंपनी के प्रोमोटर्स किसी और कंपनी में प्रोमोटर है, हमारे कंपनी के डायरेक्टर किसी और कंपनी के डायरेक्टर या प्रोमोटर हैं, और वो कंपनी अगर डिबार्ड है तो हमारी कंपनी भी डिबार्ड हो गई, समझ लो वो भी इशू नहीं कर पाएगी आईपीओ। क्लियर है?
थर्ड पॉइंट इज विलफुल डिफॉल्टर। अगर हमारा कोई प्रोमोटर या हमारे कोई डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है, विलफुल डिफॉल्टर मीन्स आप डिफॉल्ट होना एक कॉमन बात है, आपसे गलती हो गई, आप कहीं पे करना पॉसिबल नहीं रहा, आप भूल गए, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, बट आप विलफुली डिफॉल्ट कर रहे हो, आप जानबूझ के डिफॉल्ट करते हो पेमेंट का, तो ऐसे कंडीशन पे आपको डिवाइड, एक तरीके से डिवाइड ही किया जाएगा। तो आपके प्रोमोटर्स और आपके डायरेक्टर्स अगर आपकी कंपनी के विलफुल डिफॉल्टर निकले, तो आपकी कंपनी भी कभी भी शेयर इशू नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट डी पॉइंट है हमारा, प्रोमोटर और डायरेक्टर अगर इकोनॉमिक ऑफेंडर हुए। इकोनॉमिक ऑफेंडर मतलब होते हैं भगोड़े, जो भाग गए हैं हमारे मतलब विजय माल्या टाइप। तो इस टाइप के पर्सन्स अगर आपकी कंपनी के या तो प्रोमोटर्स हैं या तो डायरेक्टर्स हैं, तो आपकी कंपनी क्या हो गई, आईपीओ लेकर के नहीं आ सकती, एंटाइटल नहीं रहेगी कि आपकी कंपनी शेयर इशू आईपीओ इशू कर सके। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें ए और बी, डिबार्ड और डिबार्ड, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ये आपका डिबार्ड जब तक चलेगा तब तक इशू नहीं कर पाएंगे। लेकिन सी और डी ऐसे पॉइंट हैं, अगर आप लाइफ टाइम में एक बार भी विलफुल डिफॉल्टर हो गए या लाइफ टाइम में एक बार भी फैगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो गए आपके प्रोमोटर या डायरेक्टर, तो ऐसे कंडीशन में आपकी कंपनी लाइफ टाइम में कभी भी शेयर इशू नहीं कर सकती। क्लियर है? तो इशूअर एनी ऑफ इस प्रोमोटर या डायरेक्टर अगर विलफुल डिफॉल्टर है, तो ऐसे कंडीशन में आपकी कंपनी लाइफ टाइम में कभी भी शेयर इशू नहीं कर सकती। ये हमारे एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है द रिस्ट्रिक्शन अंडर ए एंड बी अबव शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन और एंटिटीज। पर्सन और एंटिटीज, पर्सन मीन्स प्रोमोटर, डायरेक्टर, सेलिंग शेयर होल्डर्स, और entities means issuer itself, mentioned therein who were debarred in the past by the board and who were debarred in the past। तो मतलब क्या बोला जा रहा है, the restriction shall not apply in case of A and in case of B। जो restriction होगा वो A और B के केस में shall not apply who were debarred in the past, जो पास्ट में कभी डिबार्ड थे, एंड पीरियड ऑफ डिबार्डमेंट इज ऑलरेडी ओवर, और पहले कभी डिबार्ड थे और अब डिबार्ड नहीं है, as on the date of filing of the draft of a document with the board। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग की कंपनी अब इशू कर सकती है। डिबार्ड डेट कैंसिल हो गया, डिबार्ड डेट कैंसिल हो गया तो आप अब इशू कर सकते हो। डिबार्ड डेट ओवर हो गया, खत्म हो गया, तो अब आपकी कंपनी शेयर इशू कर सकती, आईपीओ इशू कर सकती है। ठीक है, तो ये सिर्फ ए और बी के लिए था। मतलब हो गया क्या कि सी और डी के केस में आपने लाइफ टाइम में एक बार भी कभी भी विलफुल डिफॉल्टर बन गए इनमें से कोई भी, और प्रोमोटर्स डायरेक्टर में से कोई भी फैगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो गया, तो आपकी कंपनी लाइफ टाइम में कभी भी शेयर इशू आईपीओ इशू नहीं कर सकती। क्लियर है? आगे पॉइंट सब रेगुलेशन नंबर 2, बस हमें इतना समझना है कि ये ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के ऊपर ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होती, बस चाहे वो कन्वर्टेबल हो या कन्वर्टेबल ना हो, कन्वर्टेबल आउटस्टैंडिंग बचे हो या कैसा भी हो, ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एन आईपीओ। देखा जाए तो ये भी एक कॉमन हो गया हमारे लिए। रेगुलेशन नंबर 5 तो एकदम ही एक्सट्रीम लेवल का कॉमन है, वो हर सेक्शन में, हर रेगुलेशन में कॉमन, हर चैप्टर में कॉमन आने वाला है। सेक्शन रेगुलेशन नंबर 6 थोड़े थोड़े बाइफर्केशन के साथ कॉमनली यूज होता है। तो एक ये भी चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी जब तक चैप्टर 2 में हम लोग सिर्फ आईपीओ के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेगुलेशन नंबर 6 बोलता है कि आपने भले ही नॉन एंटाइटल कैटेगरी को फुलफिल कर दिया, आप अभी एंटाइटल हो माना जाएगा, लेकिन फिर भी और एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो भी आपको फुलफिल करना होगा। ये हमें रिक्वायरमेंट बताता है कौन, रेगुलेशन नंबर 6। रेगुलेशन नंबर 6 क्या है, तो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, मतलब आप डिबार्ड नहीं हो या बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं हो या फिर इकोनॉमिक ऑफेंडर भी नहीं हो, तो ये सफिशिएंट नहीं है ना, आपके पास कुछ कुछ क्राइटेरिया और भी होनी चाहिए जिसके कारण आप आईपीओ लेके आ सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ की फैसिलिटी को पूरा करना होगा। 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ क्या होता है, तो 3 करोड़ इज अ नेट टेंजिबल एसेट्स। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो नेट टेंजिबल एसेट्स हमें 3 साल तक कंटिन्यूअस, 3 साल तक फुल प्रेसिडिंग, फुल 3 साल तक, फुल 3 साल का बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास पूरे 12 महीने के 3 साल होने चाहिए, 11 महीने भी अलाउड नहीं होगा, 12 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। इन हर 12 महीने में हम लोगों के पास नेटवर्थ जो होगा, नेट टेंजिबल एसेट जो होगा वो कितना होना चाहिए, 3 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ये तीनों साल में कम से कम 3 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए हमारे पास, तब जाके हम लोग
का पहला क्राइटेरिया कंप्लीट होगा। अब 3 फुल ईयर का मतलब ये है कि हो सकता है कि हम लोगों ने पहला साल जब ईयर स्टार्ट किया बीच में, और हम लोग का फर्स्ट ईयर जो था वो 6 मंथ का था, तो यहाँ 6 मंथ हुआ, यहाँ 12 मंथ्स हुआ, यहाँ 12 मंथ्स हुआ, तो ये यहाँ पर हम लोग का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। हम लोग को फुल 12 मंथ्स के पूरे पूरे साल चाहिए, हम लोग को पूरे 12 महीने के 12 महीने के 12 महीने के चाहिए, जिसमें 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ हर साल 3 करोड़ से ज्यादा का नेट टेंजिबल एसेट होने चाहिए। क्लियर है? तो 3 करोड़ या उसके ऊपर के हमारे पास टेंजिबल एसेट्स होने चाहिए, तब हम लोग कहीं इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे पहला। इसी के अंदर एक और कंडीशन है ये कि हम हमारे पास जो 3 करोड़ का टेंजिबल एसेट आया हुआ है उसमें कम से कम मैक्सिमम 50% का ही मॉनेटरी एसेट्स होने चाहिए। मॉनेटरी एसेट्स मतलब कि जो इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं मनी में, तो वो मॉनेटरी एसेट्स जो होंगे वो मैक्सिमम कितने होंगे, 50 करोड़ होंगे, 50% होंगे। तो मान लो आपका 3 करोड़ फुलफिल हो रहा है, सिर्फ 3 ही करोड़ हो रहा है, 3 करोड़ का 50% कितना होता है, तो 1.5 करोड़। तो फिर 1.5 करोड़ से ज्यादा आपका मॉनेटरी एसेट नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो आप एलिजिबल नहीं हो, बट आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ये सेटिस्फाई कर दो कि हम लोग मॉनेटरी एसेट को मैनिपुलेट करेंगे और चेंज कर देंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे विद इन अ गिवन टाइम। हम लोग आपके गिवन टाइम के अंदर अपने एसेट्स को कन्वर्ट कर देंगे, मॉनेटरी एसेट्स को कन्वर्ट कर देंगे नॉर्मल एसेट्स के अंदर। अगर हम लोग ये सेटिस्फाई कर देते हैं तो फिर ठीक है, हमारे लिए अलाउड है, बट अदरवाइज हम लोग अलाउड नहीं होंगे। तो 2 कंडीशन थी हमारे एक केस में, पहला कि आपका नेट टेंजिबल एसेट कितना होना चाहिए, 3 करोड़ का होना चाहिए, और कितने बार, 3 साल, वो भी कितने बार, कैसे में, 12 मंथ्स के पूरे पूरे टेन्योर के बेस पे। और इसी के अंदर ये भी ध्यान देना है कि 3 करोड़ के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा का मॉनेटरी एसेट नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप ये सेटिस्फाई कर दो कि हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे इन नेट टेंजिबल एसेट्स के अंदर इन अ गिवन पीरियड। क्लियर है? तो ये हमारा केस ए खत्म होता है। फर्दर जो दिया हुआ ये वही बोला गया कि आप उसको कन्वर्ट कर देंगे। फर्दर प्रोवाइडेड एट लिमिट ऑफ 50% मॉनेटरी शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ आईपीओ इज एंटायरली थ्रू एन ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल अगर आपको याद होगा, ये एडिशनल है। ऑफर फॉर सेल याद होगा, ऑफर फॉर सेल क्या होता है, हमारे प्रोमोटर्स अगर डायरेक्ट पब्लिक को अपने शेयर इशू करना चाहते हैं तो वो क्या होता है, ऑफर फॉर सेल। और ऑफर फॉर सेल के केस में ये 50% वाले क्राइटेरिया को पूरा होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब हमारे पास मॉनेटरी एसेट होंगे 50% से ज्यादा तो भी हम लोग ऑफर फॉर सेल अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। जो सेकंड प्रोविजन, फर्दर प्रोविजन प्रोवाइडेड फर्दर दैट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है नॉर्मल कि हम लोग को 50% कम से कम मैक्सिमम मॉनेटरी एसेट होनी चाहिए। बट अगर हम लोग ऑफर फॉर सेल लेकर के आ रहे हैं तो हम लोग के पास 50% का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, हम लोग को सिर्फ 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ वाले क्राइटेरिया को पूरा करना है। आते हैं बी में। बी में क्या है, अब 15 करोड़ 15 करोड़ 15 करोड़ सेम पॉइंट, 15 करोड़ 15 करोड़ 15 करोड़ होना चाहिए, वो भी 3 कंप्लीटेड 12-12 महीने के कंप्लीटेड ईयर्स में। अब यहाँ पर में 15 करोड़ होगा क्या, तो 15 करोड़ होगा एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। पहले केस में नेट टेंजिबल एसेट था 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ पूरे 12-12 महीने में। अब एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारे पास 15 करोड़ 15 करोड़ 15 करोड़ 3 साल के 12-12 महीने में होने चाहिए, फुल कंप्लीटेड ईयर्स में होने चाहिए। क्लियर है? बस इतना ही पॉइंट था। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी बोलता है कि 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ का नेट वर्थ होना चाहिए। सेम पॉइंट, कंप्लीटेड ईयर्स में 12 मंथ्स के कंप्लीटेड ईयर्स में 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ का नेट वर्थ होना चाहिए। क्लियर है? तो अब हमारे पास ओवरऑल क्या बनता है, ए बोलता है, बी बोलता है और सी बोलता है। ए बोलता है कि आपके पास 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ 3 साल होने चाहिए। बी बोलता है कि 15 करोड़ 15 करोड़ 15 करोड़ 3 साल 3 बार लगातार होने चाहिए और कंप्लीटेड ईयर्स में होने चाहिए। और 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ होने चाहिए। 3 करोड़ क्या होना चाहिए, तो नेट टेंजिबल एसेट्स। 15 करोड़ क्या होने चाहिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और 1 करोड़ क्या होना चाहिए, तो हमारा नेट वर्थ। ये हमारा ऑप्शन बोलता है। अब एक लास्ट ऑप्शन बस बचा हुआ है, पॉइंट नंबर डी। ये भी एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हम लोग को एफपीओ में समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए समझ लो कि अगर हमारी कंपनी का नाम कुछ साल में ही चेंज हुआ है, पिछले साल में हमारा क्या हुआ है, नाम चेंज हुआ है। इफ इट हैज चेंज इट्स नेम, अगर कोई इश्योर कंपनी अपना नाम चेंज की है विद इन द लास्ट 1 ईयर, पिछले साल में हमारा नाम चेंज किया गया है, तो ध्यान देना क्या हो रहा है, पिछले ही साल हम लोग के कंपनी का नाम अगर चेंज हुआ है तो जितना भी हमारा इनकम होता है उसमें से 50%, कम से कम 50% आपके न्यू नेम से रिलेटेड होना चाहिए। 50% रेवेन्यू
ठीक है, जितना भी इनकम हुआ उस साल में, जिस साल आपने नाम चेंज किया है उसी साल अगर आप आईपीओ लाना चाहते हो तो वैसे तो ला नहीं सकते हो, लेकिन अगर लाना चाहते हो नए नाम के साथ तो भी आपको अलाउड है, लेकिन आपको एक क्राइटेरिया और फुलफिल करना होगा कि आपका जो भी टोटल इनकम हुआ, टोटल रेवेन्यू जो हुआ, उस रेवेन्यू का 50% जो होगा एटलीस्ट ना, उससे ज्यादा हो सकता है कम नहीं, 50% या उससे ज्यादा आपका रेवेन्यू न्यू नेम से बिलोंग करता होगा, न्यू नेम के, न्यू नेचर के इनकम से बिलोंग करता होगा। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। आगे देखते हैं। बस यही हमारे लिए पॉइंट बोला जा रहा है क्या डी पॉइंट में, कि अगर आपने नाम चेंज किया तो एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू शैल बी ऑन द रिसेटेड और कैजुअल बेसिस एक्टिविटी इंडिकेटेड इन द न्यू नेम। जो आपकी एक्टिविटी न्यू नेम से रिलेटेड होती है, उस एक्टिविटी से आपका इनकम जो होगा वो 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशंस थे। पहला कंडीशन क्या था हमारे पास, 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ ऑफ नेट टेंजिबल एसेट, जिसमें 50% का मॉनेटरी एसेट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा 15 करोड़ 15 करोड़ 15 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। उसके बाद 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। और चौथा था कि 50% नाम के बेसिस पे हमारा रेवेन्यू होना चाहिए अगर हमने नाम चेंज किया है तो, नए नाम के बेसिस पे होना चाहिए और अगर हमने नाम चेंज किया है तो। अब जो ऊपर के ABC थे उसमें क्या कंपलसरी था कि 12 मंथ्स कंप्लीटली होने चाहिए। किसी एक में भी 11 महीने हुआ तो वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 2। अब ये रेगुलेशन नंबर 2 है ये कि अगर आपने ऊपर वाला 6 का सब रेगुलेशन नंबर 1 अगर आपने फुलफिल नहीं किया, मतलब आप 4 कंडीशंस फुलफिल करने के लिए कैपेबल नहीं हो, कुछ रीजन से आप ये 4 कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ या ये सारा चीज में से कुछ भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में आप सिर्फ सब रेगुलेशन नंबर 2 फुलफिल करो और आप आईपीओ लेके आ सकते हो। ठीक है, तो रेगुलेशन ये 2 के बारे में, ये 2 क्या बोलता है, ये 2 हमारे लिए एक तरीके का एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन टू द, ये क्या हो गया हमारे लिए एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू व्हाट, एक्सेप्शन टू रेगुलेशन सब रेगुलेशन नंबर 1 है ना, रेगुलेशन 6 का सब रेगुलेशन नंबर 1 इसका एक्सेप्शन है। मतलब आप रेगुलेशन नंबर 1 फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको 2 चीजों पे ध्यान देना होगा। एक ये कि आपको बुक बिल्डिंग के थ्रू ही आना होगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा कि मिनिमम मतलब एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल आप जितना भी इशू करना चाहते हो 75% एटलीस्ट टू किसको होना चाहिए, टू QIBs। ठीक है, आप जितना भी इशू करना चाहते हो उसका 75% एटलीस्ट किसको इशू करना होगा, तो 75% इशू QIB को करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो 2 चीजों पे बस फोकस करना है। अगर आपने सब रेगुलेशन नंबर 1 को फुलफिल किया तो वेल एंड गुड, आप उसके थ्रू आईपीओ लेके आ सकते हो। बट अगर आपने उसको फुलफिल नहीं किया तो आपके पास एक ऑप्शन बचा है, आप किसके थ्रू जाओगे, QIB के थ्रू, बुक बिल्डिंग के थ्रू जाओगे और किसको इशू करोगे, QIB को सिर्फ इशू करोगे। क्लियर है? बट अब देखो कुछ और पॉइंट्स हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। एन इशूअर नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन सब रेगुलेशन नंबर 1 शैल बी एलिजिबल टू मेक एन आईपीओ। तो बोल रहे हैं कि भाई कि हम लोगों ने सब रेगुलेशन 1 में अगर एलिजिबल नहीं है, सब रेगुलेशन 1 के बेस पे एलिजिबल नहीं है, तो शैल बी एलिजिबल टू मेक एन आईपीओ ऑफर ओनली इफ, तब भी हम लोग एलिजिबल रहेंगे ओनली इफ इज मेड थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बट अगर हम लोग बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो, एंड issuer undertakes to allot at least 75% of the net offer to qualified institutional buyers। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट कि ये 2 पॉइंट हम लोग को ध्यान देने होते हैं कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस में होना चाहिए और 75% एटलीस्ट QIB के पास जाना चाहिए, कम से कम। आप पूरा 100% भी दे सकते हो बट कम से कम 75% तो होना ही चाहिए। बट अभी भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है, क्या, टू रिफंड द फुल सब्सक्रिप्शन मनी इफ इट फेल्स टू डू सो। हम लोग जितना इशू करना चाहते हैं पूरा का पूरा इशू हो जाना चाहिए एट ए टाइम, क्योंकि यहाँ पर अंडर राइटर्स के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हम लोग अंडर राइटर्स को ऑप्शन दे देते हैं, वो हमारे शेयर परचेस कर लेंगे और हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे और हम लोग के सारे शेयर इशू होने की पॉसिबिलिटीज होंगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर 100% सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो हम लोग को पूरे पैसे वापस करने होंगे, इसलिए लिखा है एंड रिफंड द फुल सब्सक्रिप्शन मनी इफ इट फेल्स टू डू सो। जितना भी सब्सक्राइब हुआ होगा, अगर अंडर सब्सक्राइब है, जितना भी सब्सक्राइब हुआ होगा तो सारे पैसे रिफंड करने होंगे। अंडर राइटर का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर तो नहीं है। क्लियर है?
तो इस पॉइंट में हमारे पास 2 पॉइंट तो ये मेन थे, एक बुक बिल्डिंग होना चाहिए और QIB को 75% होना चाहिए, प्लस यहाँ पर मैं एक हिंट मतलब समझ लो कि नो अंडर राइटर्स कॉन्सेप्ट, यहाँ पर मैं अंडर राइटर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। और सब रेगुलेशन नंबर 3 ये आज का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमारे लिए अमेंडमेंट है। क्लियर है? अब हमारा अमेंडमेंट क्या बोलता है? हमारे अमेंडमेंट में बोला जाता है इफ एन इश्यूअर, ये है क्या टॉपिक, ये है हमारा नया टॉपिक SR इक्विटी, जो हम लोगों ने डेफिनेशन में शायद पढ़ा इसके बारे में। SR इक्विटी मतलब होता है स्पेशल राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आपके पास स्पेशल राइट इक्विटी होते हैं, तो आप कौन शेयर होल्डर हो गए? तो स्पेशल राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए। तो ऐसे कंडीशन हमने देखा था, स्पेशल राइट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आपके पास वोटिंग राइट्स ज्यादा है। अब वोटिंग राइट्स ज्यादा है, इसका मतलब क्या? आपको वोटिंग राइट दिया जा रहा है कितने का? या तो डबल या तो मैक्सिमम 10 टाइम्स। तो 2 से लेकर के 10 के बीच में आपके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, हमने शायद ये देखा होगा। तो SR का राइट क्या होता है? स्पेशल राइट में क्या रेट होता है आपके वोटिंग राइट का? या तो नॉर्मल शेयर होल्डर जितना देते हैं आपका डबल होगा, मीन्स आप डबल आपका राइट माना जाएगा, या फिर 10 टाइम्स मान सकते हैं, मतलब 2 से लेके 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ऐसा कितना भी माना जा सकता है। और ऐसा मैक्सिमम कितना टाइम्स हो सकता है? तो 10 टाइम्स का राइट हो सकते हैं आपके पास वोटिंग राइट्स। क्लियर है? तो ऐसे की बात करते हैं हम लोग SR राइट्स। तो इसमें भी हम लोग सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें बस वही पढ़ते हैं। बट अमेंडमेंट क्या है हमारा? इफ एन इशूअर हैज इशूड SR इक्विटी शेयर्स टू इट्स प्रोमोटर्स, अगर हमने अपने प्रोमोटर्स को SR इक्विटी शेयर इशू किए हैं तो, या फाउंडर्स को SR शेयर इक्विटी शेयर इशू किए हैं तो, the said issuer shall be allowed to do an initial public offer of only ordinary shares। तो जो इशूअर है, भले ही आपने SR शेयर अपने प्रोमोटर्स को या फाउंडर्स को इशू किए हैं, लेकिन आप पब्लिक में जब ऑफर करने जाएंगे तो SR शेयर इशू नहीं कर सकते। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि कभी भी पब्लिक के पास, IPO के केस में पब्लिक के पास कभी भी SR शेयर नहीं जाएंगे। SR शेयर जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? प्रोमोटर्स के पास और फाउंडर्स के पास, बस यहीं तक के रहेंगे लिमिटेड हमारे SR शेयर होल्डर्स शेयर्स। Only ordinary shares of a list for listed on the main board subject to compliance with the provision of this chapter and this clause। मतलब क्या? एक तो ये भी पॉइंट है कि आपको आपकी कंपनी में SR शेयर्स है, तो SR शेयर से आपके आगे IPO में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस कंडीशन ये है कि आप आगे जब इशू करने की सोच रहे हो तो आप SR शेयर इशू नहीं कर सकते, आप पब्लिक को SR शेयर इशू नहीं कर सकते, आप सिर्फ नॉर्मल शेयर इशू कर सकते हो, जो कि बोला जा रहा है यहाँ पर ऑर्डिनरी शेयर इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर आप इशू कर सकते हो, बट आप लिस्टिंग होते समय, मेन बोर्ड के समय में आप IPO के केस में ऑर्डिनरी शेयर इशू कर सकते हो, लेकिन SR शेयर इशू नहीं कर सकते। क्लियर है? ये सब नाम दिए हुए हैं। द इशूअर शैल बी इंटेंसिव इन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन। तो ये कब होता है कि मतलब ये किस किस कंडीशन में SR शेयर इशू किए जाते हैं वो, तो ये नाम पढ़ लेना एक बार। द SR शेयर होल्डर शैल नॉट बी पार्ट ऑफ द प्रोमोटर ग्रुप whose shall not be part of the promoter group whose collective net worth is more than 500 करोड़। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मतलब 500 करोड़ did not include SR शेयर होल्डिंग्स। ठीक है? मतलब ये सिंपल सी बात ये बोल रही है कि जब हम 500 करोड़ कैलकुलेट कर रहे होंगे, जब किसी भी नेटवर्थ को कैलकुलेट करने की बात हो रही होगी, तब उसमें शेयर होल्डिंग ऑर्डिनरी शेयर होल्डिंग की शेयर होल्डिंग्स होगी, SR शेयर होल्डिंग्स की बात नहीं हो रही होगी। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, while determining the collective net worth, the investment of SR shareholder in the share of the issuer company shall not be considered। ये ओवरऑल इसमें क्या बोला जा रहा है, क्लॉज में बोला जा रहा है बस ये है कि SR शेयर होल्डर जो हमारे होंगे वो उन ग्रुप्स में से नहीं होने चाहिए जिनका कलेक्टिव नेटवर्थ 500 करोड़ या उसके ऊपर है, नहीं सॉरी 500 करोड़ के ऊपर है। क्लियर है? SR शेयर होल्डर उन प्रोमोटर्स को इशू नहीं करेंगे जो कलेक्टिव नेटवर्थ जिनका 500 करोड़ के ऊपर है। क्लियर है? अब बोला जा रहा है कि 500 करोड़ कैलकुलेट करते समय हम लोग SR शेयर होल्डिंग कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्लियर है? बस ये पॉइंट एक्सप्लेनेशन के थ्रू कंप्लीट होती है। आगे पॉइंट नंबर 3, द SR शेयर वेयर इशूड ओनली टू द प्रोमोटर्स फाउंडर्स हु होल्ड एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन द इशूअर कंपनी। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं वही बात आ रही थी ऊपर कि हम लोग के प्रोमोटर्स में होनी चाहिए, फाउंडर में होनी चाहिए, पब्लिक के पास नहीं जाएगा। और वो चीज यहाँ पर हमें क्लॉज में बता दिया गया, SR शेयर हम लोग सिर्फ इनको ही इशू कर सकते हैं जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन में होंगे और किसी को नहीं। ये एक आप अपने से रीड कर लेना, ये कुछ खास पॉइंट नहीं है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पॉइंट नंबर 5, द SR इक्विटी शेयर हैव बीन हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एट लीस्ट 6 months prior to
filing of the red herring prospectus. जो SR equity share है have been held for a period of at least 6 months prior to filing of the red herring prospectus. हम लोग red herring prospectus को फाइल करने के at least 6 महीने पहले हम लोग के पास SR equity share होना चाहिए. पॉइंट नंबर 6, SR equity share. अच्छा, ये वो पॉइंट है 2:10 टाइम्स वाला. तो हम लोग का रेशियो क्या होगा, 2 से लेकर 10. मतलब हम लोग एक शेयर के बदले, अब मतलब नॉर्मल अगर ऑर्डिनरी शेयर का राइट 1 है, एक शेयर वोट करेगा तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वाले एक वोट करेंगे, तो हम लोग का वोट डबल कैलकुलेट हो सकता है या ट्रिपल कैलकुलेट हो सकता है या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स, और ऐसा मैक्सिमम 10 टाइम्स का कैलकुलेट किया जा सकता है. तो ये वही बोल रहा है कि अगर 2 अप टू 2 हो सकता है अप टू, और मैक्सिमम 2 कितना 10 टाइम्स हो सकता है. क्लियर है. SR equity share shall have the same face value as ordinary share. तो ये तो जो हमें पता ही है कि हम लोग की कंपनी में फेस वैल्यू एक ही होना चाहिए, अलग अलग फेस वैल्यू नहीं हो सकता. तो SR equity शेयर का आप अलग से फेस वैल्यू रखोगे, ये भी पॉसिबल नहीं है. यहाँ पर वही क्लियर पॉइंट बोल रहा है कि SR equity शेयर shall have the same face value. 8th पॉइंट क्या, द इशूअर शैल ओनली हैव वन क्लास ऑफ SR equity शेयर. अब उनमें भी अलग अलग क्लास नहीं होगा, जो भी होगा एक ही क्लास का SR equity शेयर होना चाहिए, अलग अलग क्लास के नहीं होने चाहिए. द लास्ट पॉइंट, the SR equity share shall be equivalent to ordinary equity share in all respect. SR equity share और normal equity share में ऐसा कोई खासा डिफरेंस नहीं होता. आप दिखने में हर चीज में आपके सारी चीजें सेम होती है, बस एक ही चीज अलग होती है कि आपके पास सुपीरियर वोटिंग राइट होता है. अब सुपीरियर वोटिंग राइट मतलब या तो डबल, या तो ट्रिपल, या तो क्वाड्रिपल, या तो 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स और मैक्सिमम 10 टाइम्स. तो मिनिमम 2 टाइम्स होता है और मैक्सिमम 10 टाइम्स हो सकता है. तो ये आप कौन होते हो, SR इक्विटी शेयर होल्डर होते हो, और आपके पास एक सुपीरियर वोटिंग राइट होगा. दैट्स इट. और उसके अलावा आपके पास कुछ खास अलग से इंफॉर्मेशन नहीं होंगे. तो खैर, बस आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही रखते हैं. 7th जो रेगुलेशन है जनरल कंडीशन, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. अभी तक का जो टॉपिक था, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा. बट अगर कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप से कॉल अप कर सकते हैं. बट तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.